नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो कि आपके यूपी के मॉक टेस्ट का होता है, यानी यूपी के जो जीके का मॉक टेस्ट होता है, जो कि आपके अखिल सर के द्वारा लिया जाता है। लेकिन अखिल सर को कुछ काम आ जाने की वजह से अखिल सर अपने घर चले गए, जिसके बाद में आज मैं आपको इस टेस्ट को कंप्लीट कराने वाला हूं, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, आपका लॉस नहीं होना चाहिए। इस वजह से इस क्लास को मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। आपका जो मॉक टेस्ट है वो आपका 33 चल रहा है। तो आज हम अगले मॉक टेस्ट पर आते हैं, जो कि आपका सामने है। और आपका पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि ये कहता है कि भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय कहां पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कहता है आपके सामने प्रयागराज, ऑप्शन बी कहता है लखनऊ, ऑप्शन सी कहता है मथुरा और ऑप्शन डी कहता है वाराणसी। तो इनमें से क्या आंसर सही होने वाला है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से कि कौन सा आंसर इसमें से सही है जो भारत कला भवन संग्रहालय के बारे में है। तो जल्दी से बताइए, तब तक मैं आपको बताता हूं कि भारत कला संग्रह जो भवन संग्रहालय है, ये जो है इसकी जो स्थापना जो हुई थी, अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और ये भारत कला परिषद के रूप में, यानी भारत कला परिषद के रूप में किसके द्वारा? राय कृष्ण जादा के द्वारा, सॉरी, राय कृष्ण दास के द्वारा, राय कृष्ण दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो आपका भारत का कला भवन संग्रहालय है, इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 1920 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? राय कृष्ण दास के द्वारा की गई थी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये संग्रहालय या किसके प्रांगण में है, तो आपको ये याद रखना चाहिए, जो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, उसके प्रांगण में ही इसका, यानी ये भवन बना हुआ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब आपको आंसर मुझे लगता है मालूम हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके बनारस की बात आ गई है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वो भी आपका वाराणसी में है। तो आपका कला भवन संग्रहालय ये भी कहाँ हो जाएगा? ये भी आपका वाराणसी में हो जाएगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कहता है वाराणसी में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? शाहरुख खान भाई, हेलो भाई। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ चुका है और इसका आंसर मैंने बता दिया है। अगर आपके बारे में, यानी इसके बारे में आपकी स्थापना पूछी जाए तो स्थापना आपकी 1920 में हुई थी। इसके अलावा किसने की थी, ये क्वेश्चन आता है तो राय कृष्ण दास के द्वारा की गई थी। और अगर पूछ लिया जाए कि ये किस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर है, तो ये आपका बनारस कला भवन संग्रहालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर है, यानी BHU के अंदर है। और BHU आपको मालूम पड़ गया होगा कि कहां पर है? वाराणसी में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेखर राज बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ये तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जीके के बारे में आपने पढ़ा होगा। यूपी जीके आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूपी का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर और हरदोई। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो जब हम बात करें सेंसस 2011 की बात करेंगे, यानी आपकी जो क्या हुई थी, जनगणना हुई थी सेंसस 2011। तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश का, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जो आपका सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाता है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए कहता है लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और आपको यह भी याद रखना चाहिए कि यहां पर क्या है? यहां पर आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपने सुना होगा यूपी में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है? वो आपका लखीमपुर खीरी में ही है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा के बारे में अगर पूछा जाए तो दुधवा वन्यजीव यानी सेंचुरी जो है वो कहां पर है? वो लखीमपुर खीरी में है। इसके बाद में अगर बात की जाए कि छोटा जिला पूछ लिया जाए, मान लीजिए ये तो आपका हो गया
सबसे बड़ा जिला, और सबसे बड़ा जिला है तो इसकी बात करें तो ये कितना, लगभग 7600 किलोमीटर स्क्वायर का इसका जो है क्षेत्रफल है। और आपसे पूछा जाता है कि यूपी का सबसे छोटा जिला है, यूपी का सबसे छोटा जिला, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो वो आपका कौन सा है, वो हापुड़ है। और इसकी अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो हापुड़ के क्षेत्रफल आपका कितना है, 660 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। यहां पे आपके सामने सोनभद्र भी दे रखा है, ये यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, वो आपका सोनभद्र हो जाएगा। और इसके बारे में सोनभद्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि सोनभद्र जो है वो आपका 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है। सोनभद्र की 4 जिलों से सीमा लगती है, 4 जिलों से नहीं 4 राज्यों से सीमा लगती है। सोनभद्र यूपी का एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। तो वो कौन से राज्य हैं, अगर आपसे सब पूछ लिया जाएगा वो कौन से राज्य हैं, तो उन राज्यों के नाम है एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो उन राज्यों के नाम क्या है, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ठीक है, तो ये 4 जिले, 4 आपके राज्य हैं। इन 4 राज्यों से आपका एक यूपी का एक जिला लगता है जिसका नाम क्या है, सोनभद्र। और सोनभद्र जो है वो यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी है जहां पर दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, और आपसे इसमें ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं हरदोई, सीतापुर, तो हरदोई तीसरा सबसे बड़ा है और सीतापुर आपका 5वां सबसे बड़ा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अर्जुन सिंह भाई यूपीपी यादवगढ़ ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। ऋतु कुमारी का ऑप्शन नंबर ए। हाँ अर्जुन सिंह भाई बढ़िया हाल हैं। यूपीपी, यादवगढ़, हापुड़ और सोनभद्र बिल्कुल सही है। जब हापुड़ की बात की जाएगी ये सबसे छोटा जिला, और सबसे बड़े जिले की बात की जाएगी तो वो लखीमपुर खीरी है, और दूसरा सबसे बड़ा जिला की बात की जाएगी तो वो आपका सोनभद्र है। और सोनभद्र की जो सीमा है वो 4 जिलों, 4 आपके राज्यों से लगती है। वो राज्य आपके एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड है। तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है जी, हाँ जी, पीएम नहीं एमपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। चलिए अब पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन आपका क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी कहता है बुंदेलखंड क्षेत्र। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है कि सोयाबीन की जो फसल है वो कहां पर उगाई जाती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। और सोयाबीन की जो फसल होती है ये सबसे ज़्यादा किसके लिए, यानी सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है अगर ये पूछा जाए तो प्रोटीन की मात्रा लगभग इसमें 40 से 45% के आसपास होती है। 40 से 45% इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और अगर आपसे पूछ लिया है कि इसमें ऑयल की मात्रा, यानी सोयाबीन से तेल भी निकलता है, तो तेल की मात्रा भी अगर आपसे पूछी जाए तो इस सोयाबीन के अंदर 20 से 22% की तेल की मात्रा पाई जाती है। और जब आपके अंदर ब्लड की कमी यानी एनीमिया रोग हो जाता है तो एनीमिया रोग में भी आपका सोयाबीन खाने की बात कही जाती है। इसके अलावा ये फसल जो है वो कब उगाई जाती है, ये आपकी खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसलों की बात की जाए तो ये कब उगाई जाती हैं, तो इसका आंसर को आपको देना है। खरीफ की फसल है और खरीफ की फसल कब उगाई जाती हैं इसके बारे में आपको बताना है। हाँ जी, शाहरुख खान भाई ऑप्शन नंबर डी। अर्जुन सिंह ने आंसर दे दिया है, शाहरुख खान से आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। शेखर राज, यूपीपी, सबने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। और जिस लोगों ने ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर बुंदेलखंड के जो जिले हैं यहां पर आपकी सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपी के कितने जिले बुंदेलखंड के अंदर आते हैं, यूपी के कितने जिले बुंदेलखंड रीजन के अंदर आते हैं, आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या इसका आंसर बताइए। अर्जुन सिंह भाई हाय, बताइए इसका आंसर कि बुंदेलखंड जो रीजन है, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, इसके अंदर उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं। क्या बात है अर्जुन भाई, क्या बात है, इतनी हंसी क्यों आ रही है।
तो आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब आपके यूपी के मॉक टेस्ट जब मैंने भी पढ़ाए थे, तो उस टाइम पे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था और मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि बुंदेलखंड रीजन में कितने जिले हैं, या फिर बुंदेलखंड रीजन में कौन सा जिला आता है, ऑप्शन आपके सामने दिए होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बुंदेलखंड रीजन के अंदर आपके 7 जिले आते हैं यूपी के। ठीक है, तो यहां पे आपको अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाता है तो यूपी के कितने जिले आते हैं, यो शायद नहीं है, 7 जिले आते हैं, शायद नहीं, कंफर्म है 7 जिले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन में 7 जिले आते हैं, जालौन, झांसी, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा। यहाँ पर 7 जिले कौन से हैं, जालौन, झांसी, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा। शाहरुख खान भाई 4 नहीं है, 7 हैं। ठीक है, तो जो आंसर 4 या 3 दे रहे हैं वो आंसर गलत हैं, और यहाँ पे जो आंसर सही होने वाला है वो कौन सा है, वो 7 जिले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्तिक एक लोक नृत्य है। बताइए, कार्तिक एक लोक नृत्य है। ऑप्शन ऑप्शन ए दे रखा है बुंदेलखंड, बी दे रखा है अवध, सी है पूर्वांचल और डी है आपका रोहिलखंड। सॉरी की बात नहीं है शाहरुख भाई, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा, तो आंसर जब गलतियां होंगी तो आप सीखोगे भी। और मैं हर बार कहता हूँ, मेरी जितनी भी क्लास होती है उसमें एक ही डायलॉग बोलता हूँ मैं, कि अगर गलतियां हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आप उनमें सुधार करोगे और आगे ऐसी गलतियां फिर नहीं करोगे। ठीक है, तो कार्तिक एक लोक नृत्य है। अगर इसकी बात पूछी जाए तो ये भी आपका कहाँ का है, ये भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है, बुंदेलखंड रीजन का है। और बुंदेलखंड इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बुंदेलखंड से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये आपका एक यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। यूपी के ऐसे जिले जहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है वो भी आपका बुंदेलखंड रीजन होता है। बुंदेलखंड आपका कल्चर के बेस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा यूपी के जो 7 जिले होते हैं, यहाँ पर भी आपके 7 जिले जो होते हैं, ये इनकी जो सीमा लगती है वो एमपी से लगती हैं। 4 का ए बिल्कुल सही है। शाहरुख खान भाई ए हाँ बिल्कुल सही है। जब कार्तिक नृत्य की बात करी जाएगी तो कार्तिक नृत्य क्या है, जब यहाँ पर कार्तिक के महीने में या गोपी यानी श्री कृष्ण और गोपी बनकर डांस किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कार्तिक नृत्य में क्या होता है, कार्तिक का महीना आता है और कार्तिक के महीने में यहाँ पे श्री कृष्ण और गोपी बनकर डांस किया जाता है, यानी नृत्य किया जाता है। ठीक है, श्री कृष्ण और गोपी बनकर यहाँ पे नृत्य किया जाता है। और जब मैं कहता हूँ यहाँ पे और भी अगर बुंदेलखंड की बात करेंगे तो आपने और भी डांस देखे होंगे। शेरा नाम से आपका एक डांस है जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस के पेपर में। इसके अलावा आपका धुरिया, राई, ये आपके क्या हैं, ये आपके बुंदेलखंड रीजन में होने वाले लोक नृत्य हैं। ठीक है भाई, हाँ अर्जुन सिंह ए ऑप्शन है, शेखर राज बिल्कुल सही है, 4 का ए है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, पूछा गया है आपके यूपीपी यादवगढ़। यहां पे बोला गया है कि ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। तो इसका आंसर दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। यूपीपी यादवगढ़, अर्जुन सिंह, शाहरुख खान, शेखर राज, क्या होने वाला है। तो जब मैं रंग थिएटर की बात करूंगा कि रंग थिएटर जो होता था वो क्या होता था, वो अंग्रेजों का एक मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट का एक सेंटर हुआ करता था। रंग थिएटर की बात करें तो रंग थिएटर क्या हुआ करता था, अंग्रेजों का मनोरंजन का केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों का क्या था, मनोरंजन का केंद्र था, हुआ करता था। यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपके जो भी क्रांतिकारी हुआ करते थे उनके जो मुकदमे चले थे इस रंग थिएटर में चलाए गए थे, और यहाँ पर आपकी स्पेशल कोर्ट भी बनाई गई थी। यहाँ पे क्या हुआ, जो आपके क्रांतिकारी हुआ करते थे उन क्रांतिकारियों के लिए क्या किया गया, यहाँ पे स्पेशल कोर्ट भी चलाई गई थी, स्पेशल कोर्ट भी चलाई गई थी। यहाँ पे आपको एक फेमस कांड है जिसे कहा जाता है काकोरी कांड। क्या हाल है भाई, बढ़िया हैं।
वैसे किससे पूछ रहे हो ये तो बता दो। तुक्का लगा दिया और ऑप्शन नंबर पे कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे काकोरी कांड हुआ था, यानी काकोरी कांड की बात करें जो लखनऊ में काकोरी कांड हुआ था, तो काकोरी कांड जो हुआ था इसकी जो सुनवाई हुई थी, इसका जो मुकदमा हुआ था, इस मुकदमे की जो सुनवाई हुई थी वो आपकी रंग थिएटर में हुई थी। यहाँ पर ही चारों क्रांतिकारियों को, काकोरी कांड के जो दोषी थे उनके चारों क्रांतिकारियों को यहाँ पे फांसी की सजा सुनाई गई थी। और आपसे मैं पूछता हूं कि ये काकोरी कांड है ये कब हुआ था? ठीक है, ये रंग थिएटर है, अंग्रेजों का मनोरंजन केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर जो आपके क्रांतिकारी हुआ करते थे उन क्रांतिकारियों के लिए यहाँ पे आपके मुकदमे चलाए गए और उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई। और जो काकोरी कांड हुआ था उसके जो 4 क्रांतिकारी थे उनको जो फांसी की सजा सुनाई गई थी वो इसी जगह पर सुनाई गई थी, रंग थिएटर में। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए काकोरी कांड का नाम यूपी सरकार ने यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चेंज कर दिया था। वो क्या नाम कर दिया गया था? अग्नि सिंह, राधे राधे। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करूं तो चारों क्रांतिकारी थे। काकोरी जो कांड था ये कब हुआ था, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसके अलावा यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि काकोरी कांड का जो नाम बदला गया है वो बदल के क्या कर दिया गया है? वो कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, क्या कर दिया गया है? अब ये आपका नया नाम है, इस काकोरी कांड का नाम नया नाम बना दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जो हमारे सीएम है उनके द्वारा इनका ये नाम बदला गया था। हाँ जी, ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। 5 का सी, शेखर राज बिल्कुल सही है। 1925 सी नहीं है, 5 का है जीपीओ लखनऊ, डी है इसका आंसर। ठीक है, और जो भी साथी मेरे साथ में आज लाइव जुड़े हैं और आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में आपको ये क्लासेस रोजाना मिलने वाली हैं और इसी टाइम पर आपको मिलने वाली हैं। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है तो वो अपने साथियों को शेयर कर दें, जिससे कि आपके जो साथी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको एक और मौका अच्छा सा मिल जाए, जो कि आपके यूपी के जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं इसमें वो अपनी तैयारी को परख सकें। हाँ जी भाई, मिस्टर सागौर, हेलो भाई, गुड इवनिंग। जैन पोनिया, आंसर ऑफ डी है। सूरज गौर बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, बरेली, ऑप्शन बी है मुरादाबाद, सी है सहारनपुर और डी है मिर्जापुर। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होने वाला है कि जो दिया सलाई का जो उद्योग है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? और यहाँ पे यूपीपी यादव गर्ल का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। शाहरुख खान का भी ऑप्शन आ गया है ए। सूरज गौर, शाहरुख खान, यूपीपी यादव गर्ल, मिस्टर सागर, अर्जुन सिंह, सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। और यहाँ पे शेखर राज, जो भी आंसर ए दे रहे हैं उन लोगों का आंसर बिल्कुल सही है कि जो आपका दिया सलाई का उद्योग है उसका जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है? वो आपका बरेली में है। अब आपके सामने मुरादाबाद की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मुरादाबाद जो किसके लिए फेमस है? ये आपका पीतल के लिए फेमस है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश की एक योजना है, आपने सुना होगा, ODOP के नाम से। ये योजना कब आई थी और इस योजना का यानी ये योजना कब आई थी और किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, आपको ये बताना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, ठीक है, तब 1 प्रोडक्ट। तो फिर इसके बाद मैं बात करूं, अगला आपका ऑप्शन सी दे रखा है, यानी सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर किसके लिए फेमस है? ये कागज के उद्योग के लिए फेमस है। और अगर मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर आपके कालीन के लिए फेमस है, या फिर कहीं कालीन भैया के लिए फेमस है। ठीक है, अग्नि ठाकुर, बरेली का सूरमा, जितेंद्र ठाकुर ए, धीरेन्द्र साहब, हाँ जो लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हैं। और जो साथी मेरे साथ में नए जुड़े हैं, जैसे अग्नि सिंह, आप कहाँ से हैं?
हाँ, सहारनपुर कागज उद्योग के लिए, मिर्जापुर कालीन के उद्योग के लिए, मुरादाबाद पीतल के उद्योग के लिए, और आपका बरेली जो है वो दिया सलाई के उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर से, और ये आपको बताना है आपको ओडीओपी कब लॉन्च किया गया था और ओडीओपी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तब तक मैं आपको आगे क्वेश्चन पढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हाल ही में किस देश में विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारत द्वारा उस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की गई थी। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जीके पढ़ते हैं तो जीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपके मोस्टली करंट अफेयर्स से मिलकर ही बनते हैं। तो करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कि किस देश में विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारत द्वारा उस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की गई। सर एसएससी जीडी में नंबर आ गया भाई जितेंद्र ठाकुर, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तो पार्टी बनती है। यूपीपी यादवगढ़ ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2000 यानी मई के बाद मई 2024 में जो आपका भूस्खलन आया था वो कहाँ आया था, पापुआ न्यू गिनी में आया था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाला है कि पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन आया था। इसके लिए भारत ने $1 मिलियन की सहायता प्रदान की थी। और आपको बताना है कि पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है, कि पापुआ न्यू गिनी की राजधानी यानी कैपिटल क्या है। आपको बताना है कि पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल क्या है। और आपको मालूम है कि फिलीपींस की बात आ रही है, तो हमने भारत ने फिलीपींस के साथ में ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट करने की बात कही, यानी डील की है ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट की, जो कि आपकी कौन सी मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड है 2.1 मैक, जिसकी स्पीड 2.8 मैक है। मैक नंबर आपकी ध्वनि की चाल को बताता है कि आपकी ध्वनि की चाल से कितनी तेजी से चलती है। और यहाँ पर 2.8 का मतलब है कि लगभग आपकी ध्वनि की चाल से 3 गुना तेजी से ये चलती है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत ने और रूस ने मिलकर बनाई थी, और हम इसका एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। गया क्या अग्नि सिंह? हाँ, फिलीपींस नहीं है, फिलीपींस के साथ में हमने डील की है ब्रह्मोस के लिए। स्टोनी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, और शेखर राज ने आंसर दिया है 7 का डी। और जो लोग डी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। और आपको बताना है, मैंने पूछा है कि जो आपका पापुआ न्यू गिनी है इसकी कैपिटल क्या है। अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं दिया है इसकी कैपिटल क्या है, यानी जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आप आंसर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। चलिए बताना, तब तक आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तब तक आगे क्वेश्चन है आपका 17वें इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 का खिताब किस फ्रेंचाइजी टीम ने जीता है। इसका आंसर आपको बताना है, और मुझे लगता है इसका आंसर मोस्टली सही आने वाला है। और ऑप्शन ए है आपका कोलकाता नाइट राइडर्स, बी कहता है सनराइजर्स हैदराबाद, सी कहता है राजस्थान, और डी कहता है बेंगलुरु। हाँ बिल्कुल सही, पोर्ट मोरेस्बी जो है यहाँ की राजधानी है। यूपीपी यादवगढ़ ने आंसर दिया है इतनी देर बाद, लेकिन केवल एक ने आंसर दिया है कि जो पापुआ न्यू गिनी की जो कैपिटल है वो पोर्ट मोरेस्बी है। ठीक है, पोर्ट मोरेस्बी। और जयंत पौनिया ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, कोलकाता नाइट राइडर्स। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका आईपीएल है, आईपीएल का जो खिताब जीता है इस साल 2024 में, वो किसने जीता है, वो आपका कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। और किसके साथ में, यानी सनराइजर्स हैदराबाद के साथ में जो मैच हुआ था उसमें जीत किसकी हुई थी, कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत हुई थी। और कोलकाता नाइट राइडर्स की बात की जाएगी तो यहाँ पर इसने अभी तक 3 खिताब जीते हैं। आईपीएल के 3 खिताब जीतने वाली टीम आपकी कौन सी है, कोलकाता नाइट राइडर्स। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा खिताब किसने जीते हैं आईपीएल में, सबसे ज्यादा खिताब किसने जीते हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग।
इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल में सबसे ज़्यादा खिताब जीते हैं और दोनों ने मिलकर क्या किया है, मुंबई ने भी 5 खिताब जीते, यानी 5 टाइटल मुंबई ने, 5 आईपीएल ट्रॉफी चेन्नई के द्वारा जीती गई हैं। और अगर आपसे पूछा जाए 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है, और यहाँ पे पर्पल कैप की बात की जाए तो पर्पल कैप जो है वो किसको मिली है, पर्पल कैप जो दी गई वो हर्षल पटेल को दी गई। ठीक है, हर्षल पटेल को मिली। और आपसे पूछा जाए ऑरेंज कैप, तो ऑरेंज कैप जो मिली वो किसे मिली, वो आपके विराट कोहली को मिली है। ठीक है, तो पर्पल कैप किसने जीती, हर्षल पटेल ने, और ऑरेंज कैप किसने जीती, विराट कोहली ने जीती है। ये 2024 की है। ठीक है, 2024 में खिताब जीतने वाला कोलकाता नाइट राइडर्स किसको हराया, सनराइजर्स हैदराबाद को। पहला खिताब किसने जीता था, राजस्थान ने जीता था, और बेंगलुरु ने आज तक कोई भी खिताब नहीं जीता है। हाँ जी, अग्नि सिंह ने आंसर दिया मुंबई एंड चेन्नई, बिल्कुल सही है। उषा वर्मा नमस्ते। मिस्टर सागर ऑप्शन नंबर ए, शेखर राज का आंसर बिल्कुल सही है। सबके आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी, यूपीपी यादवगढ़, विराट कोहली जो कि यहाँ पर ऑरेंज कैप विजेता थे, और आपसे पूछा जाए पर्पल कैप विजेता हर्षल पटेल थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसने, मुंबई और चेन्नई ने। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। विराट कोहली, हाँ भाई शाहरुख खान भाई, आपकी तो कोलकाता है। इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मई 2024 में किसे वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अरमान त्यागी गुड इवनिंग। शाहरुख खान यूपीपी यादव नहीं पता, कोई बात नहीं है। तो 2024 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया गया है वो जर्मनी की, ये कौन है, जेन्नी एर्पनबैक। जेन्नी एर्पनबैक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का दिया गया है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था कैरोस। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम कैरोस, और कैरोस के लिए इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अरमान त्यागी गुड इवनिंग। मुझे लगता है आप आज नए हो, और अगर आप नए हो तो आप बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं अब। हाँ बिल्कुल सही, यूपीपी गर्ल शाहरुख खान, उषा वर्मा बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पे क्या है कि जो आपके साहित्य है, यानी वैश्विक टाइप, यानी जो आपका वर्ल्ड लेवल पे जो साहित्य है, प्लीज सब्सक्राइब, अच्छा, वर्ल्ड लेवल पर साहित्य को बढ़ावा देना है। वर्ल्ड लेवल पर साहित्य की बातों को, यानी आपके बुक्स को बढ़ावा देने के लिए एक बुक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और जो किसे दिया गया, जेन्नी एर्पनबैक को दिया गया था। और इनको कौन सी बुक की वजह से दिया गया, कैरोस की वजह से दिया गया, यानी इनके द्वारा एक बुक लिखी गई कैरोस, इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। और जर्मनी में पहली बार किसी को, यानी पहली जर्मन लेखिका हैं, पहली जर्मन लेखिका जिनको ये पुरस्कार मिला है। और आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 2005 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अग्नि सिंह हरदोई से है। सर हम तो आपका देखकर आंसर किए थे, कोई बात नहीं है, आंसर सही होना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात की जा रही है। ये आपको कब मिला, ये किससे मिला है, जेन्नी एर्पनबैक को, जो कि जर्मनी की लेखिका हैं। और बुक आपकी, यानी किस टाइटल से लिखी थी, कैरोस नाम से इन्होंने बुक लिखी थी। और इसको अनुवाद करने वाले, इसको ट्रांसलेट करने वाले जो थे वो माइकल हॉफमैन थे। ठीक है, अगर आपसे ट्रांसलेटर भी पूछा जाता है तो माइकल हॉफमैन के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा चुनाव 2024 में किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े।
हाँ, यूपीपी यादवगढ़ 2005। हाँ, बुकर पुरस्कार जो आपका स्टार्ट हुआ था वो 2005 से स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे जो इसका नाम था वो मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड था, यानी पहले इसको मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यानी इंटरनेशनल बुकर अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। शेखर राज हैं विलेज रसूलाबाद टूंडला जिला फिरोजाबाद से। हम चलिए इसका आंसर दीजिए कि लोकसभा चुनाव में नोटा पर सबसे ज्यादा वोट कहां पड़े थे। तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन दिया है आपका वाराणसी, ऑप्शन बी है इंदौर, सी है भोपाल और डी है अयोध्या। तो नोटा वोट यानी जिस पर हम कहते हैं कि हमारा वोट खराब हो जाता है, उस पर 2 लाख से ज्यादा वोट पड़े और वो पड़े आपके इंदौर में। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। यहां पर आपके 2 लाख से ज्यादा वोट पड़े, लेकिन फिर भी यहां पर आपके बीजेपी के जो शंकर लालवानी थे उन्होंने यहां पे जीत दर्ज की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंदौर में 2 लाख से अधिक वोट नोटा पड़ने पर भी किसके द्वारा जीत तय हुई, तो किसके द्वारा जीता गया? तो शंकर लालवानी के द्वारा जीता गया है। वाराणसी में आपको पता है कि वाराणसी से पीएम यानी आपके प्रधानमंत्री कौन जीते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी में जो सांसदी जीती गई वो आपके प्रधानमंत्री के द्वारा जीती गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए अयोध्या में कौन हारा है? अयोध्या में इतना यानी आप मंदिर बनवाने के बाद भी यहां पर जो भाजपा के उम्मीदवार थे लल्लू सिंह यहां पर हार गए और इस जगह पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रताप यहां पर जीते थे। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बात करूं वाराणसी की, तो वाराणसी में आपका एक स्टेशन है जिसका नाम था मंडू आडी, जिसका नाम था मंडू आडी। उसका नाम जो बदल कर दिया गया, वो क्या कर दिया गया? 2018 में इसको बनारस के नाम से जाना गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बनारस में जो आपका बनारस स्टेशन है इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? मंडू आडी स्टेशन हुआ करता था। अब इसका नाम क्या है? बनारस स्टेशन है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 10th का बी बिल्कुल सही। शेखर भाई आपसे मुझे कुछ पूछना है क्लास के बाद, ठीक है पूछ लेना, कोई बात नहीं है। हाँ जी, लल्लू सिंह हार गए थे। यहाँ से अग्नि सिंह बिल्कुल सही बता रही हैं कि यहाँ से अयोध्या से लल्लू सिंह हार गए थे और यहाँ से सपा के यानी समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी यहाँ से जीते थे। चलिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, जून 2024 में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया? शेखर भाई आप तो हीरा लाल की कुल्फी बहुत खाते होंगे। शेखर भाई नहीं, हम भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं। जो आगरा जो आपके टुंडला आगरा के पास जो रहते हैं वो सब हीरा लाल की कुल्फी खाते हैं। जो हम प्रमोशन कर रहे हैं हीरा लाल का। हाँ जी, इस पे आते हैं कि जून 2024 में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर कौन देगा? जल्दी से आंसर दीजिए। हम लोग आगरा से हैं सर, हम लोग आगरा से पढ़ा रहे हैं आपको। तो वहीं पर आपका जब कहते हैं ना कि फिरोजाबाद टूंडला की तरफ जाना होता है तो हीरा लाल की कुल्फी वहां पे मिलती है और जो कि बहुत फेमस है। तुक्का है, सी तुक्का है। अरे कोई बात नहीं, तुक्का है तो वो भी सही है। तुक्का वैसे सही नहीं होते हैं, लेकिन आपका तुक्का यहाँ पे सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? इसे सेबी के नाम से जाना जाता है, सेबी। और सेबी की बात करें तो ये क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसके द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई सारथी 2.0।
मोबाइल ऐप है सारथी 2.0। और यहाँ पर जो आपकी सारथी 2.0 को लॉन्च किया गया, ये इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्च किया गया कि जो आपके ट्रेडिंग में होने वाले जो घोटाले हुआ करते थे, उन घोटाले की सही जानकारी प्रदान करने के लिए सारथी 2.0 को लॉन्च किया गया। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हेडक्वार्टर, सेबी का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है आपका मुंबई में। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके जो अध्यक्ष हैं, तो वो अध्यक्ष कौन है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसके सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो आपके माधवीपुरी हैं। ठीक है, सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, माधवीपुरी हैं। और माधवीपुरी के लिए आपको ये याद रखना है कि ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहली महिला अध्यक्ष यानी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, वो आपकी प्रेजेंट में जो आपकी माधवीपुरी हैं, यही आपकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। चलिए, तो जो भी आप दीपक भाई, आप कहाँ से हो, मुझे लगता है आप भी पहली बार जुड़े हो हमसे। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में आपको ये क्लासेस रोजाना मिलने वाली हैं। अभिषेक उपाध्याय, हाँ भाई, राम राम भाई, अभिषेक उपाध्याय राम राम, सुन लिया। उषा वर्मा बिल्कुल सही, माधवीपुरी हैं जो सेबी की क्या है, इस टाइम पर अध्यक्ष हैं। और ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। और इसके हेडक्वार्टर यानी सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो वित्त मंत्रालय की बात हो रही है, तो इसके यानी फाइनेंस मिनिस्टर इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वित्त मंत्रालय जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो यहां पर पूछा जा सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है, निर्मला सीतारमण हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर इस टाइम पर कौन है, वो हैं आपके निर्मला सीतारमण। ठीक है, अब पूछा जाए कि नीति आयोग जो है ये कब बनाया गया, यानी इसकी स्थापना कब की गई। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसकी जो स्थापना की गई वो 1 जनवरी 2015 को की गई। और दीपक कुमार, अगर आपको सुपर क्लास लग रही है तो इसके लिए थैंक यू। इसके अलावा बस आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि ये क्लास आपको जो सुपर क्लासेस हैं ये आपको रोजाना मिलने वाली हैं। लखनऊ से, हाँ डेली भाई। ठीक है, तो नीति आयोग की बात की जा रही है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो स्थापना नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है, इसके अध्यक्ष और इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये याद रखना कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा कौन होंगे, वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो कि आपके प्रेजेंट टाइम पर कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष कौन है यहाँ पर, तो इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। ठीक है, तो आपके नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, सुमन बेरी हैं। नीति आयोग को जो स्थापना की गई, उसके स्थापना से पहले यहाँ पर योजना आयोग हुआ करता था। उस योजना आयोग को यानी प्लानिंग कमीशन को खत्म करने के बाद में एक नया आयोग बनाया गया, जिसे हम कहते हैं नीति आयोग। ये भी आपका क्या है, एक थिंक टैंक है। नितिन आयोग नहीं है भाई, नीति आयोग है। दीपक सही से लेको, लखनऊ, बेइज्जती ना करवाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि मई 2024 में आए चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया था। यहाँ पे मई 2024 में आपका तूफान आया था, एक साइक्लोन आया था जो कि था रेमल के नाम से जाना गया। और रेमल को जो नाम दिया गया वो किस देश के द्वारा दिया गया, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ए इराक, बी है आपका बांग्लादेश, सी है आपका ईरान और डी ऑप्शन है आपका ओमान। अरमान त्यागी बिल्कुल सही, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। यूपीपी यादवगढ़ बिल्कुल सही है, मोदी जी हैं इस टाइम पे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, क्योंकि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा।
तेजवीर पौनिया बिल्कुल सही हैं, आपने आंसर दिया है। और यहाँ पे ऑप्शन का है ऑप्शन नंबर डी, ओमान के द्वारा। यहाँ पे ओमान के द्वारा जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, रेमल नाम रखा गया। जो आपके बे ऑफ बंगाल में आपका तूफान आया था, यानी बे ऑफ बंगाल में जो तूफान उठा था, वो तूफान का नाम रेमल रखा गया। और इस रेमल का जो मतलब होता है अरबी भाषा में, उसका मतलब होता है रेत। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रेमल जो तूफान रखा गया, रूप तूफान था, इसका मतलब क्या है, तो अरबी भाषा में इसका जो मतलब होता है वो होता है रेत। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ 8 देशों के द्वारा बे ऑफ बंगाल में उठने वाले तूफानों के नाम रखे जाते हैं। इससे पहले भी आपका एक तूफान आया था जो म्यांमार के द्वारा रखा गया, जिसका नाम था ताउते। तो आपसे पूछा जाए कि रेमल से पहले जो तूफान आया था जिसका नाम था ताउते, और ताउते का जो नाम रखा गया वो म्यांमार के द्वारा रखा गया था। ठीक है, ताउते जो नाम रखा गया वो म्यांमार के द्वारा रखा गया था। अभिषेक उपाध्याय ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, भाई ले लिया शेखर राज। सर ये तो हाँ जी, करंट अफेयर्स का है। तो मैंने बताया ना कि जब आप यूपी के मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें आपके जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, और करंट अफेयर्स से ही आपकी जीके आती है। ये भी आपको याद रखना है कि अगर आपने जीके को, करंट अफेयर्स को पढ़ा है, तो करंट अफेयर्स के साथ में जो चीज़ें रहती हैं जिससे ही आपकी स्टैटिक जीके बनती है, और स्टैटिक जीके में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे पहुंचते हैं। हाँ भाई, से अग्नि सिंह नाम ले लिया है मैंने, शेखर भाई का नाम ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, निम्न में से कौन सी धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई थी। निम्न में से कौन सी धातु मनुष्य के द्वारा, यानी आपके जो मानव उत्पन्न हुए थे उस टाइम पर सबसे पहले जो धातु बनाई गई, या फिर जहां से हथियार बनाए गए, तो उनमें से किससे हथियार बनाए गए थे। आपका क्वेश्चन ऑप्शन है ए चांदी, ऑप्शन बी कहता है हीरा, सी है आपका तांबा, और डी है आपका लोहा। तो जल्दी बताइए, अग्नि सिंह, अभिषेक उपाध्याय, दीपक कुमार, शेखर राज, जयंत पौनिया, अरमान त्यागी, इसका आंसर क्या होने वाला है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है, कौन सी थी। और शाहरुख खान ने आंसर, एपी त्यागी ने, शाहरुख खान ने, स्टोनी ने आंसर दिया है, जाट सिद्धू वाला, सबके आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा ऑप्शन नंबर सी यानी तांबा को सबसे पहले यूज किया गया था। क्योंकि तांबा एक आपका ठोस प्रवृत्ति का होता है, उसके अलावा इसके अंदर क्या होती है, तन्यता होती है, जिसके कारण इसके में उपकरण बनाना जो होता है वो बहुत ईजी होता था, इसलिए तांबे के उपकरण बनाए जाते थे मनुष्य के द्वारा। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए चांदी की बात की जाए, तो भारत में चांदी सबसे ज्यादा उत्पादक कहाँ होता है, चांदी का सब। हाँ जी, अरमान त्यागी, यूपीपी, शेखर राज, कोई बात नहीं है शेखर राज, ऑप्शन नंबर बी अगर गलत लग गया है तो अब आपका सही हो गया होगा। और रविंद्र कुमार ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल गलत जवाब दिया है। और रविंद्र कुमार, आपको इस क्लास की बहुत ज़रूरत है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सही जानकारी दी जाएगी, और सही जानकारी है आपके ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी साथी मेरे साथ में आज नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ जी, अरमान भाई ने आंसर दे दिया, सी बिल्कुल सही है। तो मैंने पूछा था कि चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादक यानी कहाँ होता है, भारत में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन कहाँ होता है, इसका आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया है। नहीं दिया है, फिर भी मैं बता देता हूं कि चांदी का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। ठीक है, और हीरे की बात की जाए तो हीरा नगरी कौन सी बोली जाती है, वो आपकी मध्य प्रदेश बोली जाती है। और मध्य प्रदेश में भी कौन सी, तो मध्य प्रदेश में आपका क्या है, पन्ना, जहां पर हीरे की खदान मिलती है। ठीक है, लोहे की बात की जाए तो लोहा आपका सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो उड़ीसा में, यानी सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है अयस्क के रूप में, जो उत्पादन होता है इसका, वो उड़ीसा में होता है। हाँ जी, दीपक कुमार, राजस्थान में होता है, बिल्कुल सही है।
अभिषेक उपाध्याय बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभिषेक उपाध्याय की बात जरूर माननी चाहिए सबको। अरमान त्यागी, उषा वर्मा, दीपक कुमार, यूपीपी यादवगढ़ और अग्नि सिंह। हाँ जी, एमपी में होता है हीरा। हीरा की जो खान है या खदान है वो कहाँ पर है? पन्ना में है। इसके अलावा लो अयस्क की बात की जाए तो लो अयस्क कहाँ होता है? आपका सबसे ज्यादा उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन फाइलेरिया रोग के लिए रोग वाहक के रूप में कार्य करता है? यानी फाइलेरिया रोग किसकी वजह से फैलता है, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है ए है आपका चूहा, ऑप्शन बी कहता है मच्छर, सी है बिल्ली और डी है आपका बड़ मक्खी या सैंड फ्लाई। भाई कोयला मिलता है, ये बात सही है, ये थोड़ी ना बोला है कोयला नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि लौह अयस्क की मात्रा कहाँ पे ज्यादा है वो पूछा गया है। लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है यानी लोहे का उत्पादन कहाँ ज्यादा होता है वो क्वेश्चन है। कोयला का भी उत्पादन आपका उड़ीसा में होता है, ये भी बात सही है। जब से क्लास चालू हुई है तब से लाइक कर रहे हैं भाई। ज्यादा बार लाइक नहीं करना, और अगर ज्यादा बार लाइक करो तो हमेशा विषम संख्या में करना है, नहीं तो आप सम संख्या में करोगे तो लाइक वो आपका हट जाएगा। अगर ज्यादा बार करो तो आप विषम संख्या में करना। ठीक है भाई, तो इसका आंसर 14 का ए। अभिषेक उपाध्याय, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने डी दिया है, स्टोनी ने डी दिया है, अभिषेक उपाध्याय, अरमान त्यागी ने ए, शाहरुख खान ने बी। तो केवल शाहरुख खान यहाँ पे सही हैं जिसने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। जो आपका फाइलेरिया रोग है वो किसकी वजह से फैलता है? वो आपका एक मच्छर की वजह से फैलता है। और किस मच्छर की वजह से फैलता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपका क्यूलेक्स मच्छर होता है। क्यूलेक्स मच्छर की वजह से फाइलेरिया फैलता है। ठीक है, फाइलेरिया जो है एक क्या है? फाइलेरिया रोग जो मच्छर की वजह से फैलता है। और कौन से मच्छर की वजह से फैलता है? तो वो क्यूलेक्स मच्छर की वजह से फैलता है। इसके अलावा आपका एक डेंगू वो रोग होता है जो कि मच्छर से फैलता है। और कौन से मच्छर की वजह से फैलता है? तो वो एडीज मच्छर की वजह से फैलता है। ठीक है, और आप जानते हैं मच्छर की वजह से आपका होने वाला मलेरिया, और मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? इसका आपको आंसर देना है। जल्दी से बताइए कि मलेरिया कौन से मच्छर की वजह से फैलता है। अग्नि सिंह 2 बार लाइक करो भाई, 2 बार नहीं करना है। मैंने बोला कि सम संख्या में आपको लाइक नहीं करना है। अगर आप एक बार से ज्यादा लाइक कर रहे हो तो आपको विषम संख्या में लाइक करना है। शेखर राज 14 का ए नहीं है, बी है। एपी त्यागी, मॉस्कीटो, हाँ जी मॉस्कीटो 14 का भी बिल्कुल सही है। दीपक कुमार, क्यूलिस जो मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर जो होता है उसकी वजह से यहाँ पर आपका फाइलेरिया रोग फैलता है। और क्वेश्चन आपका मैंने पूछा है कि मलेरिया किस मच्छर की वजह से फैलता है। अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है। श्याम बहादुर भाई, आपको हंसी किस बात से आ रही है? हाँ जी, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने आंसर दिया है, एनाफ्लीज मच्छर की वजह से मलेरिया रोग फैलता है। और एनाफ्लीज, हाँ जी बिल्कुल सही है। दीपक कुमार, क्यूलेक्स बिल्कुल क्यूलेक्स की वजह से फाइलेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये। चलिए बताइए कि जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत के वायसराय कौन थे? तब भारत के जो वायसराय थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। ए लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड वावेल, सी है लॉर्ड रीडिंग और डी है आपका लॉर्ड विलिंगडन। हाँ भाई अभिषेक भाई, क्लास को घाटा हो जाएगा 2 बार लाइक करने से। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या होगा कि जब भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उस टाइम पर आपके वायसराय यानी भारत के जो वायसराय थे उनका नाम क्या था? और यूपीपी यादवगढ़ ने, धीरन सिकरवार ने और शाहरुख खान ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। इस बार शाहरुख खान गलत हो गए और यहाँ पे अंकित चौहान ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल सही है। लॉर्ड बेलिंगडन है इसका आंसर। शुभम तिवारी अयोध्या वासी, एपी त्यागी, श्याम बहादुर। श्याम बहादुर आप कहाँ से हो?
हाँ, जाट सिद्धू मूसेवाला बिल्कुल सही है, वेलिंगटन थे, वेलिंगटन, बिलिंगडन। ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि इनका जो कार्यकाल था 1931 के बाद में, यानी 1930 से स्टार्ट हुआ था, तब ये आपका लॉर्ड वेलिंगटन की बात करेंगे तो इनके कार्यकाल में दो आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में दो गोलमेज सम्मेलन हुए थे। एक आपका दूसरा, यानी गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। जो आपका इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अग्नि सिंह ठाकुर, जी डी लगा दो। सर आप टूंडला से हो क्या? दीपक कुमार ऑप्शन नंबर डी, उषा वर्मा डी। दीपक कुमार ने आंसर दिया है। धीरेन्द्र सिकरवार 30 31 32। हाँ, धीरेन्द्र सिकरवार 1930 में यहाँ पे आपका पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। दूसरा जो हुआ वो कब हुआ था, 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 में। और तीसरा जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। और गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? रॉन्ग हो गया है मेरा सर जी, तो कोई बात नहीं है, अब सही हो जाएगा। धीरज सिकरवार ने आंसर सही दिया है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है। हाँ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, बिल्कुल सही। धीरेन्द्र सिकरवार ने दूसरा बताया, रॉन्ग हो जाने पर कोई बात नहीं है। श्यामू यादव 32। सर आपने मेरा नाम नहीं लिया भाई, फिर बोल दिया। शेखर राज आपका नाम फिर बोल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर ये आप जो भी साथी आज फिर नए जुड़े हैं, चाहे वो दीपक हों या फिर और भी जो साथी मेरे साथ में नए जुड़ रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये क्लासेस जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आप जीके की भी तैयारी कर रहे हैं, जनरल नॉलेज को भी सीखना चाहते हैं, तब भी ये आपकी क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। हाँ जी भाई, सेकंड वाले में बिल्कुल सही आई। अग्नि सिंह, शुभम तिवारी सेकंड में बिल्कुल सही है। शुभम तिवारी, वैसे तो आप अयोध्यावासी हो, अयोध्या से ही होगे। चलिए इसका आंसर दीजिए। अगला है आपका, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? हाँ, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, हाँ जी, टूंडला से ही हैं हम। हाँ जी, राजपूताना जहाज से गए थे। तीजवी प्रजापति गर्ल, हाँ भाई, हेलो। गर्ल सॉरी, भाई नहीं। अरमान त्यागी भी, वाई सर जा रही खाना खाने। तो कोई बात नहीं, खाना बाद में खा लेना या साथ में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शैलेंद्र मिश्रा 1935। मुनेश कुमार डी। आर खातून ने, सर वॉइस अब आ रही होगी वॉइस। क्लास कब तक चलेगी? जब तक आपके क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे तब तक चलेगी। तो जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। और आपको बहुत अच्छी क्लास मिलने वाली है। और जिसने क्लास आपकी मिस हो गई है तो इस क्लास के बाद में आप उसको रिकॉर्डिंग इस पर देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो आंसर होने वाला वो आपका ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है वो आपका 1937 जो दिया है वो बिल्कुल सही है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत का जो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था वो 1937 में स्थापित किया गया था। ठीक है। रविंद्र कुमार 1935 नहीं, 1937।
आर खातून बिल्कुल, वॉइस आ रही होगी अब। हाँ जी आ रही है, 1930 बिल्कुल सही। उषा वर्मा, सब ने आंसर दिया है 1937। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एपी त्यागी 1932 नहीं है, 1937 है। उषा वर्मा, सबके सही आंसर है। अब आ जाइए इस पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्यवाही क्या कहलाती है? पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्यवाही क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है आपका अवमूल्यन, बी कहता है अधिमूल्यन, सी है आपका मुद्रा संकुचन और डी है आपका विमुद्रीकरण। ज्यादा से ज्यादा यादविन स्मार्ट क्लासेस टुनला को पानी की तरह फैला दो। बिल्कुल सही, शेखर राज ने बिल्कुल सही बोला है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को पानी की तरह फैला दो, जिससे कि आपके पास में यानी आपके साथियों के पास में ये चैनल पहुंच जाए। और ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो क्लासेस चल रही हैं वो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपका री एग्जाम होने वाला है। क्योंकि री एग्जाम में जिस टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं उसी टाइप के आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन की संख्या भले ही 30 हो, लेकिन इस 30 क्वेश्चन में आप लगभग 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। मोनिका बरसीवाल, ऑप्शन नंबर डी। जो साथी, फिर बोल रहा हूं कि आप नए लोग जो जुड़ रहे हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मोनिका जी आप कहां से हैं? एपी त्यागी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है वो बिल्कुल सही बताया है, विमुद्रीकरण। इसे बोला जाता है डीमोनेटाइजेशन, यानी जब आपकी पुरानी जो नोट चलती है, पुरानी जो करेंसी होती है, उसको बंद कर कर नई करेंसी लागू की जाती है, उसे डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। और ये भारत में अभी हुआ था, आप जानते ही होंगे। रात 12 बजे से आपके 1000 और 500 के नोट बंद हो जाएंगे। ये किस तारीख को हुआ था? सिंपी गौतम 17 का डी। सिंपी आज लेट हो गए, क्लास तो आपकी आधी से ज्यादा हो चुकी है। भारत में 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है, सही बात है। 46, 78 और 2016 में हुआ है, ये बात सही है। जो 2016 में हुआ था वो कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को हुआ था, जिसमें 500 और 1000 के नोट को, यानी जो करेंसी थी उसको बंद कर दिया गया था। उसके स्थान पर 2000 का और 500 का नोट आया था। जी, हरियाणा से जी। तो आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है मोनिका जी? प्रजापति गर्ल, ऑप्शन नंबर डी सही है। रुचि यादव 17 का डी। मुनीश कुमार, गुड इवनिंग मुनीश कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है कि आपका अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कहता है एशियाई विकास बैंक, बी कहता है भारतीय रिजर्व बैंक और सी कहता है आपका विश्व बैंक और डी है आपका आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। हाँ जी, 9 नवंबर 2016 नहीं है, 8 नवंबर है। धीरेन्द्र सिकरवा, 8 नवंबर 2016 को रात 12 बजे से आपके 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। लेकिन आप 12 बजे के बाद में डेट चेंज हो जाती है, उस टाइप को 9 कह सकते हो। लेकिन मोदी जी आपके 8 नवंबर 2016 को 8 बजे आए थे। जी, विशाल ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं, यहां पर आपका आंसर गलत है। इसका जो आंसर होने वाला है, अंकित चौहान आजमगढ़ से हो, बोलिए। तो जो लोग, फिर से बोलूंगा साथी, आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी और इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जितना टाइप का आपका क्वेश्चंस का लेवल पूछा जाता है, ये वही क्वेश्चंस का लेवल है। तो आप इन क्वेश्चंस को करके जरूर जाना। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। यहाँ पे आपका पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो क्या है, वर्ल्ड बैंक है, यानी विश्व बैंक है। ये आपके 1944 में बनाई गई थी, इसकी स्थापना 1944 में बनाया गया या स्थापित हुआ था। इसके साथ ही आईएमएफ को भी बनाया गया था, यानी 1944 में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों ही बनाए गए थे। इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है, आपकी बात की जाए हेडक्वार्टर की, तो इन दोनों का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, इनका क्या है? वॉशिंगटन डीसी में। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके जो विश्व बैंक के इस टाइम पर जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? शैलेंद्र मिश्रा, 18 का सी है। हाँ जी, जो लोग अब सी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं।
हाँ, शैलेंद्र मिश्रा। मनीला में भाई, मनीला में यहाँ पे एशियाई विकास बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर है, इस वर्ल्ड बैंक का नहीं है। तो जो आपका आईवीआरडी है, आईवीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको आप वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1944 में हुई थी। और इसके जो सदस्य हैं, यानी विश्व बैंक की बात की जाए तो इसके सदस्यों की संख्या 189 है, यानी आपके मेंबर कितने हैं, 189 मेंबर हैं। वर्ल्ड बैंक में जो मेंबर हैं उनकी संख्या है वो क्या है, 189 है। ये जो आपके गरीब देश होते हैं उनको लोन देने का काम करती है। और इसके अलावा जो आपके इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है अजय बंगा। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि आपका विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये एक इंडियन है, आपके अजय बंगा। अगस्त ताना काम तो, चलिए इसकी बात करते हैं, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका वॉशिंगटन डीसी में ही है। और 1944 में भी आपकी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों की स्थापना हुई थी। लेकिन इनके प्रेसिडेंट, आईएमएफ की बात की जाए तो इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसके प्रेसिडेंट क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट आपसे पूछ लिया जाए तो प्रेसिडेंट का नाम क्या है आईएमएफ के, क्रिस्टिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टिना क्या नाम है इनका, क्रिस्टिना जॉर्जिवा, ये आपके आईएमएफ के प्रेसिडेंट हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब बात की जाए एडीबी की, एडीबी जिस तरीके से आपके वर्ल्ड लेवल के लिए आपका विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष काम करते हैं, ऐसे ही आपके एशिया के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाला, लोन देने वाला कौन है, एडीबी है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी, एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी, 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है, ये आपका फिलीपींस में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। और आपसे इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाए, एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं उसके बारे में पूछ लिया जाए तो वो है आपके मसत्सुगु असकावा, मसत्सुगु असकावा इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाता है कि एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम क्या है, मसत्सुगु असकावा है। 1966 में इसकी स्थापना की गई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, फिलीपींस में है। और वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आप जान ही चुके हैं। और अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है, आरबीआई। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, यानी ये आपका क्या है, ये आपका भारत का सेंट्रल बैंक है जो कि आपके बैंक को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है। ये 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। और यहाँ पर जब बात की जाएगी, इसके जो अध्यक्ष है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, आपके शक्तिकांत दास। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये आरबीआई के बारे में है। बाकी आपने सारी चीजें देख ली कि आरबीआई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आपका एशियाई विकास बैंक, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इनके प्रेसिडेंट से, इसके हेडक्वार्टर से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। आर खातून, हाँ जी, 1 अप्रैल 1935 को, बिल्कुल सही। राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, अगर नेशनलाइजेशन की बात पूछ रहे हो तो नेशनलाइजेशन इसका जो हुआ था 1949 में हुआ था। ठीक है सर, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ मेरे बोलने की या फिर क्वेश्चंस की। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, शक्तिकांत दास। और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और ये क्वेश्चंस का बताने का तरीका, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तरीका आपको रोजाना मिलने वाला है। इसके अलावा आपको वीडियो जो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करिए। इसके बाद पढ़ते हैं आपके सामने आपका नया क्वेश्चन 19 नंबर, जो कहता है राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को किस रूप में जाना जाता है।
तो बेटा जितने भी लोग पढ़ रहे हैं ना, उनको मैं बताना चाहूँ कि भले ही हम 30 क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन इसका एनालाइजेशन होता है, इसका एनालाइजेशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे ये 100 प्लस जाता है, ये क्वेश्चंस जो हैं वो 100 प्लस जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वजह से रहने वाली है कि हम 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन 30 क्वेश्चंस के साथ में हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती है और एक्स्ट्रा जीके को भी हमें पढ़ना होता है, क्योंकि हम एक बार में कई सारे, यानी 1 घंटे 1.5 घंटे में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाते हैं। सर ऐसे तो 12 बज जाएंगे, तो कोई बात नहीं है ना, पढ़ने में क्या दिक्कत है। राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को किस रूप में जाना जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका कठपुतली डांस जो होता है उसको राजस्थान में क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग पपेट बोला जाता है, यानी स्ट्रिंग पपेट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, आपके सामने देखा है बोमलट्टम, गोबियट्टा और रावण छाया, ये तीनों भी आपके क्या हैं? ये तीनों भी आपके कठपुतली के ही डांस हैं, लेकिन तमिलनाडु में से क्या बोला जाता है? तमिलनाडु में से बोमलट्टम बोला जाता है। तमिलनाडु में जो स्ट्रिंग पपेट होता है उसे क्या बोलते हैं? तमिलनाडु में बोमलट्टम के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे गोम्बियट्टा की बात की जाए तो गोम्बियट्टा ये आपका कर्नाटक में बोला जाता है, और रावण छाया की बात की जाए तो ये आपका उड़ीसा में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेसर रहीम। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, नम्रता यादव 19 का सी, गरिमा सिंह सी, रुचि यादव सी, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है कठपुतली, इसका आंसर सही है। चलिए अब आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, जो कहता है कि निम्न में से कौन सी योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए की गई है? इनमें से, यानी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में एक जो है, एक क्वेश्चन, एक आपका आंसर सही है, जिसमें वो कहता है कि जिस योजना की तहत, यानी जिस योजना का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। तो ऐसी कौन सी योजना है जिसका एक्सपोर्ट को, जिसका आधार जो है वो एक्सपोर्ट को, भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। रेसर रहीम सी आंसर, जो भी आंसर सी, किसका आंसर? 90। हाँ जी, आर खातून भाई रेसर रहीम सीधे सीधे आके आर खातून से, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान मिर्जा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। इसका नहीं, इसका गलत है। जो लोग ए बी सी आंसर दे रहे हैं वो तीनों ही गलत हैं। इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका बाजार पहुंच पहल योजना, MAI योजना। और इस MAI के तहत क्या हुआ था? इस MAI के तहत आपके निर्यात को, यानी भारत में होने वाले एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और इसके तहत किया क्या जाता है? इसके तहत किया जाता है, आपकी मार्केट पर रिसर्च की जाती है, मार्केट पर रिसर्च के साथ साथ आपकी इसकी ब्रांडिंग की जाती है, जो भी आपकी विदेश में जो मार्केटिंग की जा सकती है वो भी इसके तहत की जाती है। और इसके तहत हम वेब पोर्टल बनाते हैं। और इसके, अगर ये किस पूछा जाए ये किसके अधीन काम करता है, तो ये वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री कौन है, यानी आपके जो उद्योग मंत्री, या फिर कहेंगे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर कौन है? बताइए इसका आंसर। नम्रता यादव ऑप्शन नंबर डी, अग्नि सिंह गया, सिंपी गौतम ऑप्शन डी, शेखर राज, रेसर रहीम। तो रेसर रहीम भाई आप आए हो साथ में, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप क्लास देख रहे हो और तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सुल्तान मिर्जा, आर खातून, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और वाणिज्य मंत्रालय की बात की जाए तो आपने किसी ने आंसर नहीं दिया है, तो वाणिज्य मंत्रालय ये अभी किसके पास है? ये पीयूष गोयल के पास है। यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बात की जाए तो ये प्रेजेंट टाइम में पीयूष गोयल के पास में है। तो 20 में का डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? भारत के जनसंख्या इतिहास में, यानी जनसंख्या के बारे में बात की जा रही है, तो जनसंख्या का जो इतिहास है उसके अकॉर्डिंग किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? यानी स्थिर अवस्था का मतलब है कि इस टाइम पर जो आपकी आबादी थी, यानी अपने भारत देश की जो आबादी थी वो क्या थी? वो स्थिर अवस्था में थी, ना ही ज़्यादा बढ़ी थी ना ही ज़्यादा घट रही थी। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है?
सुल्तान मिर्जा, बढ़िया भाई, थैंक यू भाई, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अब बस आपको वीडियो रोज देखने हैं और आपको अपनी पढ़ाई करनी है। इसके अलावा चैनल को शेयर करना है, क्योंकि आप लोगों से ही हम लोग बनते हैं, आप लोगों की वजह से ही हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। और आपके लिए एक रात में 10-10, 11-11 बजे जो हम क्लास दे रहे हैं, उसका रीजन भी यही है, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ती है और ऐसे क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि हम लोग अगर आपके लिए मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोग पढ़ाई कैसे करोगे? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके हमारी मेहनत के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। जो भी साथी हमारे साथ में आज नए जुड़े हैं, जिन्होंने आज पहली बार क्लास ली है, तो उनसे मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। गरिमा सिंह, रुचि यादव, भारत के जनसंख्या इतिहास में जो स्थिर अवस्था बोली जाती है। मोनिका जी, आपका जो आंसर है कोई बात नहीं, गलत है, लेकिन कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो आंसर क्या हो जाएगा? 1901 से 1921 में जो आपकी जनसंख्या का इतिहास था, या जनसंख्या इतिहास में जो स्थिर अवस्था बोली जाती है, तो वो स्थिर अवस्था कब बोली जाती है? 1901 से 1921 तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं? स्थिर अवस्था कहते हैं। क्योंकि इस टाइम पर जो आबादी थी वो ना तो ज़्यादा घटी थी, ना ही ज़्यादा बढ़ी थी। और कह सकते हो कि यहाँ पर जो आपका फर्टिलिटी रेट था वो भी कम था, और फर्टिलिटी रेट कम होने की वजह से यहाँ पर आबादी जो थी, कह सकते हो कि उस टाइम पर जो बढ़ रही थी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1921 के बाद में आबादी का बढ़ना स्टार्ट हुआ, और बढ़ने के बाद में अगर पूछा जाए कि जो आबादी का विस्फोट या जनसंख्या विस्फोट की अवधि पूछी जाती है, तो जनसंख्या विस्फोट की अवधि जो है, जहां पर आपकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा बड़ी है, भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी, तो वो जनसंख्या विस्फोट कहलाया। और जनसंख्या विस्फोट की जो अवधि बोली जाती है वो अवधि कौन सी है? 1951 से 1981 के बीच की अवधि बोली जाती है। यहां पर जो होता है, यानी यहां पर फर्टिलिटी रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है। फर्टिलिटी रेट क्या है? कि एक जो बच्चों की दर होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर जो फर्टिलिटी रेट होती है वो 2.2% है। और भारत में प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम पर जो फर्टिलिटी रेट है, तो यहां पर जो फर्टिलिटी रेट कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में भारत में फर्टिलिटी रेट जो चल रही है वो कितनी है? तो लगभग वो कितनी है? वो है आपकी 2.1%। ठीक है, फर्टिलिटी रेट कितनी है? 2.1% है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फर्टिलिटी रेट का यहाँ पे मतलब है कि एक वुमेन के द्वारा बच्चे करने, यानी जो बच्चे पैदा हुए हैं उसकी रेट, यानी वो उसका परसेंटेज निकाला जाता है। पूरे इंडिया में जो बर्थ रेट चल रही है उसके अकॉर्डिंग फर्टिलिटी रेट कितनी है? 2.1% है, जो कि इस टाइम पर कम हो चुकी है। क्योंकि 2023 में यह थी 2.13 थी, लेकिन अब प्रेजेंट की बात की जाए तो ये 2.12% है। पॉपुलेशन एक्सपोज्ड बाई, हाँ। और आपको पता है कि भारत की बात की जाए तो भारत की जो आबादी है, यानी अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो पॉपुलेशन जो बढ़ चुकी है वो आपकी 142 करोड़ हो चुकी है, और 142.89 करोड़ हो चुकी है। इस टाइम पर हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो आपकी 142.59 करोड़ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और चाइना की पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, और चाइना की जो पॉपुलेशन घटी है उसका रीजन क्या है? वहां पर एक वन चाइल्ड पॉलिसी चलती थी, उसको भी खत्म कर दिया गया है। अब पढ़ो, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस के उपयोग को समाप्त करने की योजना बनाई। उस गैस का नाम क्या है? यानी ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस है, उसका नाम पूछा गया है कि इसको समाप्त किया जाएगा 2030 तक। 2023-30 तक इस गैस का यूज नहीं किया जाएगा, उसका आपको नाम बताना है। सर रीजनिंग की क्लास कितने टाइम लगती है? तो भाई रीजनिंग की जो क्लास है वो सुबह 11 बजे लगती है, यानी यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैचेस हमारे यहाँ चल रहे हैं। सुबह 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास रहती है, सुबह 11 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास रहती है। इसके अलावा आपकी रात के 8 बजे यानी शाम के 8 बजे जो आपकी क्लास होती है वो मैथ्स की क्लास होती है, और 9 बजे जो क्लास होती है वो आपकी यूपी जीके की क्लास होती है, जो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही अगर जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपका 9 बजे
बजे, सुबह के 9 बजे रेलवे की क्लास के लिए आपकी साइंस का बैच लगता है, जिसमें मैं सुबह थ्योरी और कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाता हूं। और इसी के साथ में शाम को 6 बजे जो क्लास चलती है, वो शाम को 6 बजे आपके क्वेश्चन सीरीज की क्लास चलती है, जिसमें मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज को चला रहा हूं। यानी हर चैप्टर से वो क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो आपको शाम को 6 बजे मिलते हैं रोजाना मेरे साथ। यानी आप लाइव जुड़ सकते हैं। इसी के साथ में इसकी बात करते हैं। शैलेंद्र मिश्रा, CFC 27 का ए, 22 का ए। हाँ, ये बात सही है कि CFC जो है वो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, लेकिन इसकी जगह पर अब जो यूज होती है वो, यानी जिसका खत्म किया जा रहा है, यहाँ पर समाप्त होने की बात की जा रही है। तो समाप्त किसको किया जा रहा है? वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को किया जा रहा है। यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कम किया जा रहा है, लेकिन खत्म किसे किया जा रहा है? वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को किया जा रहा है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि HFC 23 जो कि आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इसको 2030 तक समाप्त करने की योजना बनाई है। और आपको एक और मालूम होना चाहिए कि भारत ने एक, यानी कार्बन की बात आ रही है, यानी आपकी कार्बन की बात आ रही है, या फिर कह सकते हो कि आपका ग्रीन हाउस गैसेस की बात आ रही है। तो यहाँ पे आपको एक चीज और मालूम होना चाहिए कि भारत ने एक योजना, यानी नेट जीरो कार्बन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि आपका क्या है कि यहाँ पर हम कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे, या फिर कहेंगे कि जितना उत्सर्जन करेंगे उतना ही उसको खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा गया है, इसका जो टारगेट रखा गया है, वो भारत ने कितना रखा है? भारत ने 2070 रखा है। और जबकि जो पेरिस समझौता हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये 2030 होना चाहिए था, लेकिन भारत ने इसका कह दिया कि हम लोग नेट जीरो कार्बन जो है वो 2070 तक कर पाएंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि आप लोगों की इंडस्ट्री जो आपकी पहले स्टार्ट हो चुकी थी, यानी 18वीं सदी में स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन हम लोगों के द्वारा जो इंडस्ट्री चलाई जा रही है वो 9 यानी हमारी आज़ादी के बाद में स्टार्ट हुई है। इसलिए हम लोगों ने तो इतना उसका यूज नहीं किया जितना आप लोगों ने उसका नुकसान पहुंचा दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन भारत ने क्या किया है, लक्ष्य रखा है? 2070 का लक्ष्य रखा है। हाँ जी, पवन कुशवाहा ऑप्शन नंबर बी। आर खातून, MTS वालों की क्लास चलती है सर बताइए। तो हाँ जी, SSC की क्लास भी चलने वाली है। आपकी SSC की क्लास 22 का बी बिल्कुल सही है। तो आपकी SSC की भी क्लास चलने वाली हैं, तो आप उसके लिए भी टेंशन ना लें। वैसे आपका अभी यूपी प्लस है, यूपी प्लस के अलावा आप साइंस की और मैथ्स की क्लासेस रखना चाहते हैं। आपको पता है कि मैथ्स और रीजनिंग का आपका सेम रहता है, जो कि आपका लेवल है बस ऊपर नीचे होता रहता है कि आपका हार्ड लेवल आएगा या थोड़ा सा ईजी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु जल संधि भारत को किन नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है? यानी सिंधु जल समझौते की बात हो रही है। तो सिंधु जल समझौता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो पाकिस्तान के साथ में हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान को पानी चाहिए था। पाकिस्तान को जो पानी चाहिए था उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है कि जब भारत की पानी की बात की जाएगी, तो हमने जब सिंधु जल समझौता किया, तो इस सिंधु जल समझौता की बात की जाए तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। यानी इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? वो आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा कब किया गया था, आपसे ये पूछा जाए तो सिंधु जल समझौता आपका 1960 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। और किन दो देशों के लिए किया गया था? ये भारत और पाकिस्तान के लिए किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान की यहाँ पे बात की जा रही है। तो अगर भारत की बात की जाएगी तो यहाँ पे जो पश्चिमी नदियां हैं, यानी पश्चिमी नदियां कौन सी हैं? पश्चिमी नदियों की बात की जाएगी तो पश्चिमी नदियां हैं आपकी सिंधु नदी, इसके अलावा आपकी चिनाब नदी और आपकी झेलम नदी। सिंधु, चिनाब और झेलम नदी का पानी जो है वो कौन यूज करेगा? उल्टा लिख गया शायद। सिंधु, चिनाब और झेलम नदी का जो पानी है उसको कौन यूज करेगा? उसको यूज करने वाला कौन होगा? वो पाकिस्तान है। या फिर कहेंगे कि इसका 80% जो पानी है वो कौन यूज करेगा? 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और इसका 20% पानी जो होगा वो भारत यूज करेगा। और अगर भारत की बात करेंगे तो भारत के लिए बोला गया कि जो आपकी पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदियां कौन सी हैं? ब्यास, रावी और सतलज। भारत के लिए ब्यास, रावी और सतलज जो नदियां हैं इनका पानी यूज करने के लिए बोला गया कि इसका 80% जो यूज करेगा वो भारत करेगा और 20% जो पानी यूज करेगा वो पाकिस्तान करेगा। लेकिन भारत यहाँ पे रावी नदी का पानी यानी 100% जो पानी है वो रावी नदी का यूज कर लेता है, बाकी सारी नदियों का 80% करता है। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और यहां से आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी, यानी सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? आपको आंसर देना है कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, क्योंकि सिंधु नदी की ये सारी नदियां सहायक नदियां हैं। संदीप भाई सर आप बहुत औसम पढ़ाते हो भाई, थैंक यू।
सुल्तान मिर्जा पाकिस्तान, सागर ऑफिशियल, ऑप्शन नंबर बी आर खातून। हाँ जी, तो अब बता दीजिए, मैंने आपको सारा समझा दिया कि सिंधु जल समझौता हुआ वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1960 में, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। पाकिस्तान को जो पानी मिला वो सिंधु, चेनाब और झेलम का मिला। इसका 80% पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत यूज करेगा। और भारत को जो पानी मिला वो ब्यास, रावी और सतलज का मिला। और यहाँ पे 80% भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। और यहाँ पे बात पूछी जा रही है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इस बात की इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तेजवीर पौनिया भाई, थैंक यू भाई, रियल में सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसके लिए थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तभी मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और आप अगर रोजाना अच्छे से जुड़ोगे और आंसर अच्छे से दोगे तो मुझे भी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आने पड़ेंगे। प्रजापति गर्ल, ऑप्शन नंबर बी, मैं तो फैन बन गया भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। सुल्तान मिर्जा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रावी, ब्यास और सतलज। लेकिन पूछा मैंने कौन सा है कि जो सिंधु नदी का उद्गम होता है वो कहां से होता है, अभी तक इसका किसी ने भी आंसर नहीं दिया है। चलिए बता दीजिए। हाँ जी, चलिए आप आंसर दीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बोला जाता है। किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बोला जाता है। ऑप्शन ए है नोएडा, बी है बेंगलोर, सी है हैदराबाद और डी है चेन्नई। मानसरोवर सर, हाँ जी बिल्कुल सही है। 23 का बी, हाँ 23 का बी था। अब बताना है आपका 24 का। तो 24 का आंसर कौन सा होगा, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। और आपके सामने ऑप्शन है नोएडा, बेंगलुरु और हैदराबाद, इसके अलावा चेन्नई। तो इसका आंसर जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सिंधु झेलम, सिंधु झेलम तो हो गया। और सुल्तान मिर्जा ने, तेजवीर पौनिया, जयंत पौनिया, सब ने आंसर दे दिया है। स्टोनी ने भी आंसर दे दिया है। इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बोला जाता है। इसे भारत का सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। ठीक है, जिनका आंसर बी आया है वो बिल्कुल सही है। चलिए, रुचि यादव बिल्कुल नहीं, ए नहीं होगा। जिन लोगों का ए आंसर है बिल्कुल गलत है। सिंपी गौतम सही आंसर है। जिन लोगों ने बेंगलुरु आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे आता है आपका एक और क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक गर्म धारा है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, गर्म धारा के बारे में बात हो रही है। शेखर राज बिल्कुल सही, रुचि यादव, आर खातून सही है यहाँ पे। अब बात की जाए गर्म धारा की, तो आपका ऑप्शन है आपका कनारी धारा, लेब्राडोर धारा, ब्राजील धारा और फॉकलैंड धारा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि गर्म धारा कौन सी है, इनमें से कौन सी एक गर्म धारा है। आपको ये भी मैं बता देता हूं कि इसमें से जो तीन है वो आपकी ठंडी धाराएं हैं। तो यहाँ पे आप बता दीजिए कि एक धारा जो है वो गर्म है, तो कौन सा आंसर होगा इसका। शेखर राज 24, अभी 24 नहीं 25 पे आ जाइए। 25 का कौन सा आंसर होने वाला है। और यहाँ पे जयंत पौनिया ने आंसर दे दिया है 25 का सी, यानी ब्राजील के तट पर। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ऑप्शन नंबर ए, यानी जो लोग ऑप्शन ए बी और सी डी बता रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ब्राजील के तट पर जो धाराएं चलती हैं, ब्राजील धारा, ये आपकी क्या है, ये गर्म धाराएं होती हैं। बाकी आपकी कनारी, लेब्राडोर और फॉकलैंड तीनों ही ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, कोल्ड करंट बोला जाता है। रुचि यादव सी बिल्कुल सही है। प्रजापति गर्ल ऑप्शन नंबर बी है। मुनेश कुमार ऑप्शन नंबर बी नहीं जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आशीष उपाध्याय बिल्कुल सही। आगे आपका क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऐसा कौन सा देश है जिसे साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां पर आपका सत्ता यानी किसी भी देश के द्वारा शासन अच्छे से नहीं कर पाया, कोई भी देश इस जगह पर शासन नहीं कर पाया, और किया भी था वो उस तरीके से नहीं कर पाया जिस तरीके से करना चाहिए था। तो यहाँ पर उनका बोला जाता है कि कब्रिस्तान है, यानी साम्राज्य यहाँ पे क्या हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है। इसका आंसर क्या होगा। हाँ, सिंपी गौतम 25 का सी है। सुल्तान मिर्जा बिल्कुल सही। तेजपुर पौनिया बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अंशु ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
तो आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हो तो आपको बस सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये क्लासेस आपको रोजाना मिलने वाली है। और ये इसका जो टाइम है वो रात के 9 बजे है। 9 बजे से क्लास चलती है, आपके 30 क्वेश्चंस की क्लास होती है, लेकिन ये 30 क्वेश्चंस आपके 100 प्लस क्वेश्चंस हो जाते हैं, 100 प्लस आंसर होते हैं। आपकी जीके और भी मजबूत हो सकती है क्योंकि हम लोग 1 घंटे में 30 क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है कि आप 30 से ज़्यादा करते हैं, यानी 100 क्वेश्चन आप 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर पढ़ लेते हैं। आशीष, फिरोज, स्टॉइनिस, प्रजापति, सागर ऑफिशियल, जो लोग इसका आंसर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि इसका आंसर जो होगा वो अफगानिस्तान होगा, कि अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इस पर किसी भी देश ने अगर किसी भी देश ने शासन करने की जरूरत की है तो वहां पर वो उस तरीके से शासन नहीं कर पाया जिस तरीके से आपका आपके जो अदर कंट्री होती थी उस जगह पर आपका शासन चलता था। तो यहाँ पर हमने बोला है कि साम्राज्यों का ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे कोई भी देश की सत्ता अच्छे से नहीं चल पाई, चाहे वो कोई भी देश हो, आपका रशिया हो या फिर आपका अमेरिका हो। तो आपने देखा होगा कि अमेरिका को भी यहाँ पर अभी कुछ साल पहले वापस भी जाना पड़ा था। इंजीनियर मुकेश कुमार भाई, अफगानिस्तान को लॉक कर दिया बिल्कुल, और आप जीत गए हैं यूपी पुलिस का पेपर। बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल, यहाँ पे आपके सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सिरमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? आर खातून बिल्कुल सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इंजीनियर मुकेश कुमार भाई, जी सर, आप बस जी सर के साथ में आप बस चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग रोजाना आपसे मिल पाएंगे, और रोजाना मिलने के साथ साथ आपसे रोजाना बातें भी हो पाएंगी, और इसके साथ में आपको हम पढ़ा भी पाएंगे और आप पढ़ेंगे साथ में, और आपका एग्जाम भी क्वालिफाई कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए कि सिरमा शास्त्री समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपको मैं बता दूं, ये जो हस्ताक्षर हुए, यानी ये इनको बोला जाता है इंडो सीलोन समझौता बोला जाता है। इसे इंडो सीलोन समझौता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडो सीलोन समझौता, या फिर इसे भंडार नाइके शास्त्री भी कहा जाता है, भंडार नाइके शास्त्री समझौता। ठीक है, तो आपको इस समझौते का नाम क्या है? इंडो सीलोन या फिर भंडार नाइके शास्त्री समझौता बोला जाता है। और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए ये कब हुआ था, तो ये आपका 30 अक्टूबर 1964 को हुआ था। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1964 को हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन तो मिल गया होगा कि आपका 1964 ऑप्शन नंबर ए है। तो ये भारतीय, यानी जो सीलोन से समझौता हमने किया वो इस वजह से किया कि जो आपके भारतीय मूल के लोगों हैं उनके लोगों की स्थिति और उनके भविष्य का निर्धारण किया जा सके। जो भारतीय मूल के लोग थे उनकी स्थिति को सुधारा जा सके और उनके भविष्य का निर्धारण किया जा सके, उसके लिए हमने इंडो सीलोन समझौता किया, जो कि आपका 30 अक्टूबर 1964 को हुआ। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। और आशीष उपाध्याय और ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इंजीनियर मुकेश कुमार, आपका गलत हो गया, कोई बात नहीं है। तो 1964 का ए लॉक कर दिया है सुल्तान मिर्जा, हमने बिल्कुल लॉक कर दिया है। और लॉक करने के बाद में आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन जीत गए हो। इसमें मिलने वाली राशि तो आपकी नहीं है, लेकिन मुझे आप भी मम्मी राशि दे सकते हो, वो है आपको चैनल का सब्सक्राइब करके। अंशु, रुचि यादव, मेरा सही बिल्कुल सही है। अंशु ने ऑप्शन नंबर ए दिया है। आर खातून, सिंपी गौतम बिल्कुल सही हैं, सब लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 28। विनय पत्रिका के लेखक का नाम क्या है? विनय पत्रिका, दीपक कुमार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे थे बिल्कुल सही है। अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका ये आ चुका है, विनय पत्रिका के लेखक कौन है? यहाँ पे आपके सामने ए कहता है तुलसीदास, बी है आपका सूरदास, सी है जयदेव और डी है आपका कबीरदास। तो इसका आंसर दीजिए, क्या होने वाला है इसका आंसर? सागर ऑफिशियल ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, और उषा वर्मा ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति गर्ल, दीपक कुमार, सुल्तान मिर्जा, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और रुचि यादव, स्टोनी, इसके अलावा सब लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। और जो लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं सही, क्योंकि तुलसीदास के द्वारा विनय पत्रिका को लिखा गया था, और विनय पत्रिका के जो लेखक हैं वो तुलसीदास हैं। और आपसे पूछ लिया जाए इसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? इसकी भाषा थी ब्रज भाषा। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तुलसी विनय पत्रिका की जो भाषा थी वो कौन सी थी? ब्रज भाषा थी, या फिर तुलसीदास ने ब्रज भाषा में लिखा था आपका विनय पत्रिका को। और तुलसीदास के अलावा और भी चीजें लिखी गई, या फिर और भी
उपन्यास या वगैरह यहाँ पे कृतियां लिखी गई जिसका नाम है रामचरितमानस। ये भी आपका बहुत फेमस है, यानी रामचरितमानस जो भी आप सब जानते ही हैं। इसके अलावा गीतावली, दोहावली, ये भी आपका तुलसीदास के द्वारा ही लिखी गई। गीतावली हो गई, दोहावली हो गई, तो ये भी आपका क्या है, तुलसीदास के द्वारा लिखी जाती हैं। इसके अलावा कृष्ण गीतावली भी किसके द्वारा लिखी गई, ये भी आपकी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। ठीक है सर, आपने मेरा नेम नहीं लिया भाई, शेखर राज फिर ले लिया आपका नाम, सबका नाम ले रहा हूं मैं तो। सूरज गौर, सुल्तान मिर्जा, ए ऑप्शन ब्रजभाषा बिल्कुल सही है, ब्रजभाषा में लिखी गई। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, और ये आपका वन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फॉरेस्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर है 29। ये कहता है वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है। वानिकी रिसर्च यानी जो आपकी फॉरेस्ट है उससे रिसर्च जो की जाती है उसकी तकनीक के लिए यहां पर जो सबसे बड़ा सरकारी संगठन है इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ऑप्शन बी कहता है वन्य जैव विविधता संस्थान, ऑप्शन सी कहता है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, और ऑप्शन नंबर डी है वन आधारित आजीविका एवं विस्तार केंद्र। रामचरितमानस, गीतावाली, कवितावाली, हाँ जी भाई बिल्कुल सही सुल्तान मिर्जा। इंजीनियर मुकेश कुमार गोंड, ए अवधी भाषा में। चलिए इस पे आ जाइए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये तो आपको आंसर देना ही है, लेकिन आपको ये भी बताना है कि भारतीय, इसका आंसर क्या होने वाला है कि वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में यानी रिसर्च के क्षेत्र में, फॉरेस्ट की जो रिसर्च की जाती है उसके क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है। और रुचि यादव, जितेंद्र ठाकुर और आशीष उपाध्याय, उषा वर्मा, सबने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। मुनेश कुमार बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। उषा वर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 5 जून को मनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस। इसके अलावा सूरज गौर, सब लोगों ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए। और जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है और आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल सही जा रही है, क्योंकि आपने आंसर सही दिए हैं और आपके सही आंसर ही आपको पुलिस का पेपर भी क्रैक करवाएंगे। और यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ये। एक के अलावा इससे आपसे पूछा जाए कि ये जो संस्थान है ये संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी आप याद रख लीजिए, ये संस्थान देहरादून में है। ये संस्थान कहाँ पर है, ये आपका रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, ये आपका कहाँ पर, देहरादून में है। तो यहाँ पर वानिकी से रिसर्च करना, उसकी तकनीक को जानना, उनके डेवलपमेंट को जानना, उसके तरीके को जानना, ये सारी चीज़ें किसके अंडर की जाती हैं, ये सारी चीज़ें भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अंदर की जाती हैं। हाँ जी, आर खातून, शेखर राज 29 का ए, सुल्तान मिर्जा ए, जितेंद्र ठाकुर, सबके आंसर बिल्कुल सही। यहाँ 5 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन 5 तारीख हर महीने में आती है भाई, इसलिए 5 जून को मनाया जाता है। प्रजापतिगढ़ ऑप्शन नंबर ए, सिंपी गौतम का भी आंसर ए। अब बात करूं ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है वन्य जैव विविधता संस्थान। वन्य जैव विविधता की बात करेंगे तो यहाँ पे जो संस्थान है ये कहाँ पर है, तो ये आपका हैदराबाद में है। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए वन्य जैव विविधता संस्थान ये आपका कहाँ पर है, हैदराबाद में है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए हैदराबाद किसकी राजधानी है, ये अभी तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना की राजधानी तो ये बनाई गई है तो आपको 2014 में यानी 10 साल के लिए बनाई गई थी। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो भी आपकी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन अब 2024 में इसकी 2 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की राजधानी को चेंज कर दिया गया है। अब आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है, हैदराबाद जो है वो केवल तेलंगाना की राजधानी है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करेंगे, ये आपका भोपाल में है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि भारत के यानी ये चारों सभी संस्थान जो हैं ये किसके अंडर में काम करते हैं, तो ये संस्थान हमेशा ये याद रखना कि ये पर्यावरण मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। और आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि पर्यावरण मंत्री कौन है, पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। और पर्यावरण मंत्रालय के अगर अधीन काम करते हैं तो इस टाइम पर पर्यावरण मंत्री कौन है।
अमरावती, हाँ जी अमरावती, ये 10 साल के लिए बनाई गई थी। यानी जो हैदराबाद जो राजधानी है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हुआ करती थी, और ये 10 साल के लिए रही थी। आपसे बोला गया था, यानी उन लोगों से बोला गया था कि 10 साल के बाद आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बदलनी होगी। ठीक है, अपनी राजधानी बदलनी होगी, तो आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी बदली और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो बनी वो अब अमरावती है। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपके पर्यावरण, ये सारी संस्थान किसके अंडर में आते हैं, ये आपके पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आते हैं, और इस टाइम पर पर्यावरण मंत्री कौन है? कोई आइडिया नहीं तो कोई बात नहीं है रुचि यादव, मैं बता देता हूं। तो इस टाइम पर जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कौन है? वो हैं आपके भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो ये हैं भूपेंद्र यादव जो कि आपके पर्यावरण मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, यानी आज के यूपी के मॉक टेस्ट का आपका आखिरी क्वेश्चन है, और ये है आपके सामने। 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। भूपेंद्र यादव, हाँ जी भूपेंद्र यादव हैं इस टाइम पर आपके पर्यावरण मंत्री जो हैं वो आपके भूपेंद्र यादव हैं, बिल्कुल सही है। इसका अंदर आंसर बताइए। साहिल कुमार, हाँ जी भाई हाय। आप तो साहिल भाई आप क्लास में थोड़ा लेट आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास में लेट आना, यानी क्लास आपकी लास्ट है, यानी लास्ट क्वेश्चन भी आपका है। लेकिन आपसे मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप रिकॉर्डिंग में अभी आप क्लास देख सकते हो। यानी जब आप इस प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में ये क्लास मिल जाएगी, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी नॉलेज, इसके अलावा बहुत सारे स्टैटिक जीके के फैक्ट भी आपको मिलने वाले हैं। शेखर राज 30 का बी, उषा वर्मा बी, और आशीष उपाध्याय बी, डी सब लोग जो बता रहे हैं, यानी बी आंसर जो दे रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर, यानी जो आपका पता है कि सर जो लगता है, यानी सर रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे आपने सुना है, ये जो उपाधि थी इसे क्या बोला जाता है? ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो नाइटहुड की जो उपाधि होती है वो आपके वहां पर नाम के आगे सर लगा दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी राष्ट्रीय गान इन्होंने ही लिखा। ठीक है, बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा, भारत का भी लिखा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, तो ये भी मालूम होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि को त्याग दिया था, और इस उपाधि को त्यागा था, किस वजह से त्यागा था वो आपको अब आंसर में बताना है। और अगर आपकी क्लास खत्म हो जाती है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये इस क्लास का, यानी इसका आंसर मैं आपको दूंगा कल। तो जो आपके ये क्लासेस आपकी ओवर हो चुकी है, यानी 30 क्वेश्चंस आपके इस प्रैक्टिस सेट में थे वो ओवर हो चुके हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको समझाने का तरीका कैसा लगा, आपको हमारी मेहनत कैसी लगी, अब आपको ये बताना है। और इस, अब तो आ रही होगी वॉइस, रुचि यादव वॉइस आ रही होगी। हाँ अंग्रेजों ने इसकी उपाधि दी थी, सही बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि दी थी, लेकिन इन्होंने त्याग दी थी, किस वजह से त्यागी थी? मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वो क्यों त्याग दी थी। गुड नाइट शेखर राज। लेकिन अब मैं फिर एक बात बोलूंगा कि जो लोग आज नए जुड़े थे और उनको क्लास अच्छी लगी हो, तो इस क्लास को सब्सक्राइब, यानी क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को लाइक कर दें। बहुत बेहतरीन भाई, थैंक यू भाई सुल्तान मिर्जा भाई, बहुत अच्छी क्लास लगी। मुनेश भाई थैंक यू भाई, उषा वर्मा, आशीष उपाध्याय सभी को थैंक यू। और आपको पता है कि आपकी क्लास, ये जो क्लास है आपकी यूपी पुलिस की ही तैयारी नहीं, आप अगर जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हाँ, इसको बनाया गया है यूपी पुलिस के पेपर के लिए, यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसके मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये क्लास आपकी, यानी जिसमें भी आपका जीके पूछा जाता है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सब में जीके पूछा जाता है, और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जीके हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप जानते हैं। भाई सुल्तान मिर्जा, सिंपी गौतम भाई थैंक यू। रुचि यादव सर अब आ रही है क्या?
ऑसम क्लास पुष्पिन भाई, थैंक यू भाई। तो जिन लोगों को क्लास अच्छी लगी तो मैं फिर बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। फिर लास्ट में आप बस इतना कर दीजिए कि अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही है तो कहते हैं ना एक गुरु दक्षिणा देना, तो वो दक्षिणा आप दे सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। बताइए क्या होने आप लोग सब्सक्राइब करने वाले हैं। नाइस सेशन भाई, थैंक यू भाई दीपक भाई। यूपीपी का एग्जाम कब तक होगा? तो देखो भाई मैं इतना कहूंगा कि यूपीपी का एग्जाम तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी जो चल रहा है, यहाँ पर एजेंसी को निकाल दिया गया है, यानी एजेंसी का जो एजेंसी ने जिस एजेंसी ने पेपर कराया था उस एजेंसी को हटा दिया गया है। अब दोबारा से एजेंसी को हायर किया जा रहा है। जैसे ही आपकी एजेंसी मिल जाएगी आपका एग्जाम बहुत जल्दी होगा। और जहाँ तक है मैं सही बात बताऊँ तो आपको लगभग आपका ऐसा मानिए कि अगस्त के लास्ट तक आपका पेपर हो सकता है। पीएम पुलिस में भी आ गया। पीएम पुलिस में क्यों नहीं आएगा भाई? पीएम तो पीएम है ना, प्रधानमंत्री तो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं ना। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो बस पूजा भारती, हाँ जी, क्लास ओवर हो चुकी है लेकिन आप लास्ट में आए हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में क्लास आप रिकॉर्डिंग बेस पर देख सकते हो, ठीक है। बाकी सब लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी है तो मुझे लगता है और उम्मीद है कि आपको भी ये क्लास बहुत अच्छी लगने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। मैं और एक और बात बता दूं कि जो भी बच्चे साइंस की यानी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वो साइंस मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। मैं सुबह 9 बजे आपकी क्लास लेता हूं जिसमें मैं थ्योरी और कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूं। उसके अलावा शाम को 6 बजे जो क्लास होती है वो क्लास आपकी क्वेश्चन सीरीज की क्लास है, जो कि आपकी चैप्टर वाइज चलती है, यानी हर चैप्टर के क्वेश्चंस को लेके चल रहा हूं। जैसे ही आपकी चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम मिक्स क्वेश्चन को करेंगे, यानी रेलवे के प्रैक्टिस सेट को भी करेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी क्लास में रात में 9 बजे। बाकी आपको अदर क्लास देखनी है तो मैंने बता दिया कि आपको साइंस पढ़ना है तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। आप तब तक के लिए जय हिंद। क्या चीज़?